There are basically three things that we studied yesterday. Right? Number one, what is the basic idea of insurance and what is the basic idea of life insurance? So, as individuals, we take out insurance whenever we fear that we might run into a loss in future. Right? मेरी गाड़ी मुझे तो अच्छी लगती है, कुछ चोरों को भी अच्छी लग सकती है, लेकिन क्या होगा उसका रिजल्ट? चोर के लिए क्या होगा वो नहीं पूछ रहा, मेरे लिए क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस, इसकी मुझे टेंशन है। आग लग सकती है, ये तो एक्सीडेंट हो सकता है, आप तो देश सरकार के रहती तो इन सारी इवेंट्स में जो मुझे लॉस हो सकता है, उस लॉस को इंडेमनिफाई करने की गारंटी लेता है इंश्योरर, और उस प्रॉमिस के बदले में मैं उसे देता हूँ फ्री। राइट, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस, एंड दिस आइडिया इज टेक्निकली कॉल्ड इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन, तो मुझे प्रीमियम दो, मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करता हूँ। यही होता है ना नाना इंश्योरेंस का। क्या लॉस ऑफ लाइफ को इंडेमनिफाई किया? इस तरीके से गाड़ी के चोरी होने पर इंश्योरेंस से मिले हुए पैसे से हम दूसरी गाड़ी ले आते हैं, ऐसी अगर लाइफ हमने छोड़ के चली जाए तो इंश्योरेंस से मिले हुए पैसे में हम दूसरी लाइफ भी ला सकते हैं। तो इसका मतलब द आइडिया ऑफ इंश्योरेंस इन लाइफ इंश्योरेंस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक आइडिया ऑफ इंश्योरेंस इन नॉन लाइफ। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है? एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो अपने खर्चे अपनी खुद की इनकम से मीट करे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। राइट, जो अपने खर्चों के लिए किसी और के इनकम पे डिपेंड करे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और ये ना हर फैमिली में होता है, हर फैमिली में होता है। कोई माँ बाप नहीं करते, 12 साल का होगा चल कमा के ला, मैं तो खिलाऊं तुझे, ओके तो हमने तो नहीं करते। तो पेरेंट जो है ना, खुशी खुशी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुशी खुशी, वो टेंशन नहीं होती है। इनको पढ़ाना है, कुछ बनाना है, सपने इन्वेस्ट करने को भी तैयार है पढ़ाई पे। पर क्या इसकी गारंटी है कि जब तक ये बच्चे बड़े होंगे अपने पैरों पे खड़े होंगे तब तक ये जिंदा रहेंगे रहेंगे? इसकी गारंटी दे सकता है? इससे पहले अगर कुछ हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इनकी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके क्वेश्चन मार्क है भी और नहीं भी है। अगर मुझे कुछ नहीं होता तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या? दिस इज द कंसेप्ट, प्रोटेक्शन ऑफ those who depend on the annuity, right? ये प्रोटेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से ही मिल सकता है। तो फिर मैंने बताया 3 कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लाइफ इंश्योरेंस को कोई नीति नहीं। वो जो इतना कम कमाते हैं कि अभी रोटी नहीं खिला पा रहे, अभी स्कूल नहीं भेज पा रहे, तो उनको इस चीज की टेंशन है कि मेरे ऊपर कुछ हो गया तो अभी क्या हो। ठीक है, उनके लिए तो इंश्योरेंस है और वो तो उधर सोचते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लिए, बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लिए, उनको भी इस चीज की चिंता नहीं है, वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो भी बच्चों के स्कूल की फीस, और बच्चा मैं लायक भी निकलूंगा कुछ ना करे तो भी पूरी जिंदगी वेल्थ में से खा सकता है। राइट और ना, किसी और एक कैटेगरी में लाइफ में तो लेबर इनकम से ज्यादा नॉन लेबर इनकम पे डिपेंड होते हैं, जिनका रेंटल इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम या रॉयल्टी इनकम या इस तरीके की और इनकम जिनके पास आ रही है, ठीक है, वो अगर नहीं होंगे फिजिकली इस दुनिया में तो भी ये इनकम। बाकी सबके लिए
इन 3 लोगों को छोड़ के, 3 टाइप के लोगों को छोड़ के बाकी सबके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आइडियली हमें लाइफ इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए। और इसको कॉन्सेप्ट को मैंने शॉर्ट में आपको समझाया था। जो अपनों से करे प्यार, वो लाइफ इंश्योरेंस से कैसे करे। ठीक है, आपको तो सुनी हुई लग रही है क्योंकि ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है। प्रेस्टीज नहीं है लाइफ इंश्योरेंस का। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। एनी डाउट? दूसरा पॉइंट हमने क्या समझा था? ये जो इंश्योरेंस इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं, जरूर इनके पास ना मनी ट्री होता होगा जिसमें नोट रखते होंगे। वाकई ऐसा होता है क्या? मनी ट्री जैसी कोई चीज होती है? किससे कहानियों में होती है तो होती है, रियल लाइफ में तो कोई मनी ट्री जैसा एग्जिस्ट नहीं करते हो, कोई चीज नहीं है। ये कहाँ से देती है? ये समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले गया था। हिस्ट्री में क्या बताया था मैंने आपको? बिजली होती है क्या? ग्रीस में गांव की स्टोरी मिलती है हमें, जहाँ बिजली बहुत गिरा करती थी और उस लाइटनिंग की वजह से घर के घर जल जाते थे, या खेत में पड़ी फसल जल के खराब हो जाती थी। तो गांव वालों ने एक तरीका निकाला कि सबने छोटा छोटा अमाउंट एक पॉट में इकट्ठा किया और उस पॉट को सील करके एक जगह गाड़ दिया कि अब जिसके घर बिजली गिरेगी, जब तक वो नेक्स्ट इंसिडेंट नहीं होता, ये मटका यहीं गड़ा रहेगा। जब बिजली गिरेगी तो ये मटका निकाल के खाना करके उसको फेंक दिया। राइट? अगर इस गांव में 5,000 लोग रहते हैं और हर किसी ने बोलकर 100 करोड़ डाला है, तो 5 लाख रुपए का क्लेम उस आदमी को मिल जाएगा जो विक्टिम होगा लाइटनिंग का। तो 100 रुपए के छोटे से प्रीमियम से आपको 5 लाख का इतना बड़ा क्लेम क्यों मिल पा रहा है? बिकॉज ऑफ पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जिन लोगों के साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं हुआ, वो अपना 100 करोड़ वापस मांगने नहीं कहते नहीं, हमें भी कुछ ना कुछ तो दो वापस, हमें भी वापस चाहिए। तो यही पे इंश्योरेंस का अरेंजमेंट फेल हो जाएगा, ये पूरा अरेंजमेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैंने 100 रुपए डाले थे, 100 नहीं तो कम से कम 50 पे वापस कर दो। तो इंश्योरेंस का एलिमेंट, पूलिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा अगर हर आदमी ऐसे सोचने लगे। क्लियर हो गया? आप देखो लोग तो मांग पे जाते हैं इस बात के लिए, तो उसका मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया। आपने किसी को रोते हुए देखा? बताओ। देखो उनको सेठ साहब हर साल उनके आग लगे, हर साल वो क्लेम लेते, प्रीमियम से 10 गुना रिकवर कर लेते। एक हमारी देखो फूटी किस्मत है, आग हमारे यहाँ लगती ही नहीं है। 10 साल से मेरा प्रीमियम यूं ही वेस्ट जा रहा है। ये ऐसे रोता है? अब देखो हमारे पीछे वो मेहता जी रहते हैं ना, हर साल गाड़ी ठोक देते, इंश्योरेंस कंपनी वाले रिपेयर करा देते, हमारा तो प्रीमियम बेकार चला जाता है हर साल। बीवी को देख लो, बाबू में 10 साल बढ़ते, हर साल बीमार पड़ते, हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस वाले भरते। हमारे तो 6 साल से प्रीमियम बिल्कुल बेकार जा रहा, अभी तो जुकाम तक नहीं होता। फिर होता है ऐसे नहीं ना। अभी तो इंश्योरेंस इस इवेंट के अगेंस्ट कराई गया है। हम पूरा प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो इवेंट हमारे साथ ना 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 हो तो बड़ा अच्छा। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं और इसकी बाकी की जिंदगी इंश्योरेंस के पैसे से चला। ठीक है, कोई माँ बाप नहीं सोचता। तो इसलिए पुलिंग इफेक्ट काम का क्लियर हो गया, पुलिंग इफेक्ट। उसके बाद तीसरी क्या चीज हम डिस्कस कर रहे थे? कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हमारे सिलेबस में है? ठीक है, बेसिक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, और ये चैप्टर 15 से शुरू करके 21 तक कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं होगा। फिर चैप्टर 25 से 28 तक भी इन्हीं प्रोडक्ट से हमारा काम होगा। ये सारे चैप्टर जब हम निपटा लेंगे, खत्म कर लेंगे, मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा, हमें कॉन्फिडेंस जाएगा कि हाँ लाइफ इंश्योरेंस अब हम समझने लगे। फिर हम आएंगे चैप्टर 22, 23, 24
इसमें नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए और लास्ट में हम देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट कैसे, ठीक है। कुछ कमाते भी हैं लोग, या हम बेकार की मेहनत कर रहे हैं ऐसी कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए जिनको खुद को तो प्रॉफिट होता ही है, तो हमें क्या देंगे, ठीक है। तो so we will not end our course and on chapter 20. We will end our syllabus on this chapter 20. पता नहीं इनको किसने ये सजेस्ट किया कि ऐसे रखो चैप्टर, इस तरीके से पढ़ने में आपको समझ भी ज्यादा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो क्या थे वो 6 कॉन्ट्रैक्ट जो हमने डिस्कस कर लिए, जिसकी बेसिस पे आगे हमें इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। नाम याद होगा, होल लाइफ एश्योरेंस। किसी को पता चला क्या डिफरेंस होता है इंश्योरेंस और एश्योरेंस में? उसने अभी पहले ना लिस्ट नहीं करा, पहले लिस्ट, इंश्योरेंस नहीं होती, मतलब एक चीज होती है लेमन नॉलेज, एक होती है लेमन नॉलेज, एक होती है डोमेन नॉलेज, ठीक है। तो जिनको जो एक्सपीरियंस नहीं पढ़ रहे ना, कोई से इंश्योरेंस बोले या एश्योरेंस बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक्सपीरियंस के एक्सपर्ट करना बनो ही नहीं, नहीं सर हम भी इधर उधर से ढूंढ के काम चलाना है। but you need to know the difference between assurance and जनरल पब्लिक इस डिफरेंस को नहीं समझते, ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अभी रिकैप चल रहा है, तो कोई ये ना सोचे कि इनको इतना आता है, हमें तो कुछ नहीं आता। ये कल डिस्कस हो गया था कैमली, नहीं ऑनलाइन है, एंडाउमेंट इंश्योरेंस नहीं, या तो मैं सुनने में गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बच्चा इंश्योरेंस बोल रहा है, एंडाउमेंट और फाइनली बस ये चेंज, unless we reach, until we reach chapter 20, तब तक हमें ये चेंज करना, इसके अलावा कुछ। तो मैं एक चीज यहाँ पे लिख दूँ, और अपने तो फिर भी बाकी कोई और डिटेल अभी हम इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में सिर्फ दो ही चीजें डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट स्ट्रक्चर इन दीस 6 पॉलिसीज, एंड कौन सी कस्टमर नीड उस बेनिफिट स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई होती, ठीक है। बाकी जितनी भी डिटेल है इन पॉलिसीज की, वो किसी लेटर चैप्टर में हम कवर करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही पता है, ब्रीफ पर्पस, राइट। और यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे पहले अगर आप सीधा एक्चुअल वर्क शुरू कर देते हो ना, तो वो रटने जैसी चीज हो जाती है, वो उतना स्मूथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्म एश्योरेंस को, टर्म एश्योरेंस को ब्रीफली डिस्कस करते हैं, एक टाइमलाइन बना लेते हैं। Just for the sake of example, एमकॉम इन 25 साल की टर्म एश्योरेंस। तो अगर कोई ऐसा आदमी हमसे ये टर्म एश्योरेंस खेलता है जिसकी कुल आज एज 25 ईयर है,
आज से 25 साल बाद में कितना साल का हो जाएगा? 8 को 4 दिन बंद हो गई। टोटल ये 25 साल की टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहेगा, उसका एक रीजन। बच्चा भी मान लो 2-3 साल का है, 25 साल बाद वो बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 27-28 साल। मोस्टली इस एज तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते, मोस्टली वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी हाई, unless we are taken in by wrong advertising। बाद में कभी डिस्कस करते हैं। तो अब पेरेंट्स को लगता है कि यहाँ अगर मेरी डेथ हो गई तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन उस समय ये बच्चा मेरे में फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। अगर यहाँ डेथ होगी तो क्या होगी, यहाँ डेथ होगी तो क्या होगी, और ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। डेथ इज द बिगेस्ट सर्टेनिटी ऑफ अवर लाइफ, बट व्हाट वी डोंट नो इज द टाइम ऑफ डेथ। और वहीं से लाइफ इंश्योरेंस की नीड है। टाइम किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं अगले पल का पता नहीं, नेक्स्ट कल क्या हो गया कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इस टर्म एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लाइफ इंश्योरेंस की प्रॉमिस करता है कि अगर इस टर्म के अंदर 25 साल से पहले पहले अगर आपकी डेथ हो तो आपने जो भी पॉलिसी खरीदी, हर पॉलिसी का एक सम एश्योर्ड है। सम एश्योर्ड जिसे हम कहते हैं इतने की पॉलिसी है, 1 करोड़ की पॉलिसी, 1 करोड़ की पॉलिसी मतलब उसका सम एश्योर्ड 50 लाख की पॉलिसी मतलब उसका सम एश्योर्ड 1 लाख 50 लाख। मतलब इंश्योरेंस ने प्रॉमिस किया है कि अगर आपकी डेथ होगी तो इतना अमाउंट में आपके नॉमिनी को पे कर दूंगा। ठीक है, और फिर वो पैसा इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई के और एक्सपेंसेस के काम आएगा और आपके सपने पूरे हो जाए। राइट, दिस सम एश्योर्ड इज पेड ओनली एज डेथ वैल्यू, और किसी भी तरीके से नहीं मिली, सिर्फ डेथ होने पर ही मिली, और डेथ भी इस पीरियड के अंदर अंदर। अगर ये पीरियड पूरा हो गया उसके बाद डेथ हुई तो, और इस पीरियड के अंदर डेथ हुई तो सब। क्योंकि 25 साल तक जिंदा रहा, जितने सारे 25 प्रीमियम दिए और भगवान ने उसको सुरक्षित रखा, उसको नहीं बुलाया अपने पास, तो उन 25 प्रीमियम के बदले उसे कुछ मिलेगा? ये बताया तुझे सब। थैंक यू। और आपका दृष्टिकोण खराब है तो आप बोले ठेंगा मिला। ठीक है, थैंक यू। हाँ, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगी। ठीक, अच्छा है मैं जिंदा रहे, बच गया, 25 साल पूरे हो गए, पर अगर मुझे कुछ हो गया होता तो मेरा बच्चा पता है वो नहीं कर रहा है, मेरा एंजाइटी देता के नाम के अंदर, समझ गए? वो नौबत आ जाती है ना, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से वो वाली नौबत भी आ जाती है। तो ये पीस ऑफ माइंड मिल गई। इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं बेटा प्योर प्रोटेक्शन, प्योर प्रोटेक्शन, मेरे फाइनेंशियल डिपेंडेंस प्रोटेक्ट हो गए हैं। अब उन्हें जो एडवर्स आउटकम है जिससे मुझे डर लगता है उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस अब हमें झेलना नहीं पड़ेगी। प्रोटेक्शन के अलावा इसमें और कुछ नहीं मिलता। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बनी हुई पॉलिसी नहीं है, अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी यही है। सेल फॉर सेल में प्रोटेक्शन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। ये एक ही कस्टमर में पड़ेगा।
क्या प्रोटेक्शन के अलावा हमारी कोई नीड नहीं होती? क्या प्रोटेक्शन के अलावा हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन के प्रति और कोई कर्तव्य महसूस नहीं होता? कुछ छोड़ दे उनके लिए वसीयत में, इसलिए कि वो अपने दम पे जो कमा रहे हैं वो तो उनके काम आए, प्लस एक से हायर स्टैंडर्ड लिविंग मूव कर सके, उसके लिए बढ़िया ये प्रोडक्ट। ये मैंने एन सिर्फ कंपैरिजन के लिए मार्क किया। इस पीरियड में अगर डेथ हुई तो भी पूरा समय श्योर मिलेगा, और इस पीरियड के बाद डेथ हुई तो भी पूरा समय श्योर मिलेगा। इस पीरियड में डेथ हुई, बच्चे अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, ये पैसा उसको स्कूल कॉलेज छोड़ने पे मजबूर नहीं होने देगा, और उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, उसकी खर्चों का जुगाड़ रहेगा, और वो अपने सपने पूरे कर। इस पीरियड के बाद डेथ हुई तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, उसे ये पैसा इनहेरिटेंस के रूप में मिलेगा, और उससे उसका स्टैंडर्ड लिविंग रहेगा। अभी क्योंकि रिकैप है, मैं दूसरे यूजेज में अभी नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ आप लिख सकते हो प्योर प्रोटेक्शन प्लस इनहेरिटेंस प्लस फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंस की डिटेल में बाद में डाउट क्लास वगैरह में कवर करना होगा, कैबिन के लिए या वीडियो की जरूरत हुई, ठीक है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस यू कैन नॉट यू कैन प्लस इन फॉर्म ऑफ डिपेंडेंट्स, जैसे कि विजुअली टैलेंट, ऑटिस्टिक, तो ऐसे डिपेंडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करके एक दिन ऑफिस जाने लगेंगे, तो माँ के लाने लगेंगे, इसकी पहले तो कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ, क्या होगा समय के साथ साथ उनकी तकलीफ और बढ़ जाए, ठीक है, और उन्हें पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कतें आए, उसकी वजह से वो ना कंप्लीट कर पाए अपनी पढ़ाई, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि वो सब कुछ कर ले और टाइम पीरियड थोड़ा उन्हें ज्यादा लग जाए, राइट। और फिर कितनी लंबी पीरियड की पॉलिसी लेंगे, तो उससे अच्छा आप ऑनलाइन पॉलिसी लें, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि इनकी अर्निंग, इनको लो पेइंग जॉब मिले, इनकी अर्निंग खुद की कम रहे, तो इनहेरिटेंस इनको हेल्प करेगी, अगर ये डिपेंडेंट हो, अब इंडिपेंडेंट हो भी जाते हैं तो जिसके भी इनफ्रॉम डिपेंडेंट हैं उनको, अगर अब वो आपसे सलाह मांगे कि आप इक्विटी सेंस करो, बताओ कौन सी पॉलिसी ले, तो आप उनको कहना किसी और को मैं नहीं बोलता, और आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए, और आपको लाइफ रेफर करो, प्लस अगर स्पाउस नॉन अर्निंग या नॉन वर्किंग है तो स्पाउस को भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो स्पाउस की भी प्रोटेक्शन अगर कवर करनी है, ये मतलब प्रोटेक्शन जगह काम है ना मेरे पास, स्पाउस पर्सनल प्रोटेक्शन नहीं होगी, पर्सनल प्रोटेक्शन ये वो कवर प्रोटेक्शन नहीं आते, वो भी डिपेंडेंट की तरीके की जरूरत होगी, वो इसमें नहीं आ रहा ना, कंट्रास्ट के लिए लिखा गया था अलग, इसमें नहीं आ रही ना स्पाउस की प्रोटेक्शन। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, ऑफिस जाने लगेंगे, और फिर बागवान हो जाएगा, फिर सोचो भाई भाई की क्या कंडीशन है, तो बागवान तो देखनी होगी, नहीं देखी, बागवान के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर 17 में। आप लोगों को, बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है, बहुत कम लोगों का इस चीज पे ध्यान जाता है कि वन ऑफ द ऑफिशियल इन्वेस्टर इन बागवान वाज रिलायंस लाइफ। रिलायंस लाइफ का पैसा लगा है बागवान मूवी बनाने में, समझाऊंगा क्या, देखिए वही पता है। तो रिलायंस लाइफ ने क्यों लगाया पैसा उस मूवी में? रिलायंस लाइफ का काम मूवी बनाने कब से हो गया, ताकि लोग आए और इंश्योरेंस ले, चैप्टर 17 में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। 17 चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्लास के बाद चैप्टर 15 होगा, 3 क्लासेस में उसमें लग जाएंगी, फिर चैप्टर 16 होगा, 3 क्लासेस उसमें लग जाएगी। अभी इतना पेशेंट, कैवलिन बेटा समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। अब हम बात कर ले अपनों की चिंता, और बागवान याद आते ही अपनी भी चिंता होने लगी है। भगवान को बनाई इसलिए नहीं थी, अपनी भी चिंता कर लो, अपनी भी चिंता कर लो। अपनी चिंता कैसे होती है?
अपने गुजर बसर के लिए जुगाड़ करो। अगर शुद्ध हिंदी में बोलो, अपने जीवन यापन का कोई साधन निर्माण करो। जीवन यापन के साधन को इंग्लिश भाषा में एंडाउमेंट, एनी सोर्स और एनी रिसोर्स दैट यू कैन यूज फॉर योर सस्टेनेंस। अपने आप को दुनिया में जिंदा रखने के लिए आप जिस सोर्स या रिसोर्स को यूज करते हो, एंडाउमेंट क्रिएट करो। अब आप पूछोगे क्यों कर ले, ऐसा कोई इंसान है जो आप बता सकते हैं जो सदा कमाता रहे? किस लिए? अमिताभ बच्चन का नाम था, जो हमेशा कमाता रहेगा, लाइफ की आखिरी सांस तक कमाता रहेगा। रिटायरमेंट जैसी भी चीज होती है, देखिए नहीं, इंडियन आता है ना, लोग रिटायर लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं एज की वजह से, फिजिकल वीकनेस वगैरह की वजह से। उसके बाद क्या खर्चे बंद हो जाते हैं। अच्छा, जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनकी तो पेंशन लगेगी। मेरे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की तो कोई पेंशन भी नहीं लगेगी, तब बुढ़ापे के खर्चे तो गया। हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ना, आप बच्चों की करो, बच्चे आपकी करेंगे, ट्रेडिशनल सिस्टम यही था ना। हम थोड़ी इतनी टेंशन लिया करते थे, भगवान ने यही दिखाया कि गया ट्रेडिशनल सिस्टम। आजकल के बच्चे, वैसे वाले बच्चे नहीं रहे। तो अपनी चिंता करनी है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है। रिटायरमेंट से पहले डेथ हो, कुछ नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद डेथ हो, मैं काम मिलों को चल दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट की बात नहीं दे रहा हूँ, फिर मुझे मिलना मुझे नहीं तो मिलता है इसमें। कब मिलता है यहाँ रिटायरमेंट में जिंदा पहुंचते हो, सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में पूरा सम एश्योर्ड मिलता है। 1 करोड़ की अगर प्योर एंडाउमेंट है, तो जिस दिन आप रिटायरमेंट हो गए उस दिन आपको 1 करोड़ का चेक दो। अब इस 1 करोड़ का आपको क्या करना है वो आपको सोचो, ठीक है। बहुत सारे यूजर है उसके, ठीक है। हाँ, कैपेसिटी वो लाइफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, वो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होता है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आपको बिल्कुल समझ में आएगी इसी सब्जेक्ट में, बट नॉट बिफोर वी रीच चैप्टर 25। चैप्टर 25 में जब हम पहुंचेंगे तब आपको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस नहीं ऐसे आते हैं इसमें कि ये बेसिक प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट, इसमें किसी में भी हम डिसेबिलिटी राइडर जोड़ सकते हैं। और वो सारी चीजें ना बहुत एडवांस लेवल पर, अभी आपका वो बेस बना नहीं है कि वो सीधा डिसेबिलिटी की बातें करें। और ये बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। और इससे पता चलता है आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसके बारे में सही टाइम पे सोचना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं रिटायर हूँ, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी वैसे ही बढ़ गई। एक सिंगर है, उसका गला खराब हो जाए, गा नहीं पा रहा, उसको डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और रोनाल्डो का किसी एक्सीडेंट में इतना इंजर हो गया कि वो बॉल फील्ड पे उतर ही नहीं सकता, और जब उतना कमा पाएगा जितना आज कमा रहा है, ठीक है। और भी कई तरह की डिसेबिलिटीज होती है। तो डिसेबिलिटी भी एक रिस्क है हमारी लाइफ में, और उसके लिए भी इंश्योरेंस एग्जिस्ट करती है। उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन CM1 में है, और चैप्टर 25 से पहले उसमें जाना कंफ्यूज करना, ठीक है। क्लियर? नहीं, कुछ नहीं, स्पाउस की चिंता ही नहीं है हमें, अपनी चिंता करते हैं। सिर्फ अपनी। अच्छा, फिल्मी डायलॉग में बताऊंगा, दिस इज द आई मी माई सेल्फ पॉलिसी। कौन सी पिक्चर में सुना? अरे सलमान खान बड़ा बेईमान आदमी है, इसलिए एक्चुअली इसके बहुत सारे डायलॉग गिराओगे। हाँ, ये सारे एक्चुअल डायलॉग है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये तो हमारी फील्ड का डायलॉग है, ठीक है। आपको पता चलेगा कहाँ पे कैसे यूज करते हैं पता नहीं। उसके स्टाफ में होगा कोई, जैसे एक्सपीरियंस हेल्प करके छोड़ी होगी, तो यहाँ पे सारी अच्छी अच्छी बातें उठा के उसके डायलॉग में डाल के, ठीक है।
अब कस्टमर की कौन सी नीड पूरी होती है भाई, राइट? इसको हम कहते हैं सेविंग, सेविंग। और थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो सेविंग और डिग्निटी ऑफ लाइफ। अगर आप रिटायरमेंट के बाद कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं होगा तो आपकी डिग्निटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। यही सेंट्रल बेसिस का भावना। आप नहीं चाहते ऐसा हो तो उसके लिए पैसे को जोड़ना शुरू करो, इन ढंग से जोड़ना शुरू करो कि रिटायरमेंट के करीब आपने अच्छी खासी रकम मिल जाए और फिर उसके बाद आप सर उठा के जी सकते। जैसा कि कल एचडीएफसी का ऐड, सर आपको सर उठा के जी सकते हैं। वहाँ वो ऐड खत्म ही इस वजह से होता है क्योंकि आपको भी तो सर उठा के दिए, बेटी को सर उठा के दिए रही है, आपको भी सर उठा के दिए। तो आपके ऐसे इनकम का सोर्स होना चाहिए कि आपको कोई एहसान ना हो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर हमने कल एक थोड़ा सा स्ट्रेंज मैथमेटिक्स पढ़ा था कि 2+3 मिलके 4 हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा आदमी हो जो जिसका दिल हो हिंदुस्तानी, उसे अपनों की भी चिंता और अपनी भी चिंता हो। अरे नहीं, बच्चे नलायक भी हो तो क्या है तो अपने, ठीक है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ये। हाँ, बच्चे नलायक हो तो मेरा क्या होगा? तो अपनों की भी चिंता और अपनी भी चिंता। टू प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन रोल्ड इनटू वन, वो बन जाता है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, तो आप प्लान करते हो आप कब रिटायर हो गए, आप कहते हो मेरे को तो आज से 30 साल बाद रिटायर हो गए, तो आप 30 साल के एंडोमेंट रखते हो। पर रिटायर होने से पहले आपको भगवान जी बुला लेते तेरे लिए मेरे पास कोई काम ही ऊपर आ जा, ठीक है? तो ये सारा पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को मिल जाएगा, बच्चों के यहाँ डिपेंडेंट्स के काम आ जाएगा। और अगर आपको भगवान जी नहीं बुलाते हैं तो ये सारा पैसा आपको खुद को मिल जाएगा। इससे चाहे आप वर्ल्ड टूर पे जाओ, चाहे बंगला घूमने नहीं आ रहा, ठीक है, जो भी यार्ड खरीदनी हो, कुछ हो, अपनी लिखी कहानी पे मूवी बनानी हो, और कोई पैसा लगा नहीं रहा, आप अपना पैसा लगा के मूवी बना दो। इन लोगों ने बड़े क्रेजी क्रेजी काम किए, राइट? ठीक है। मोस्ट लॉजिकल, अगर आप फाइनेंशियल प्लानर पे जाओगे उससे सलाह लोगे तो वो पता आपको सलाह क्या है? ये जो पैसा मिलेगा इससे एक पेंशन एन्युटी फ्री, ये पैसा किसी इंश्योरेंस को जाके वापस कर दो और उससे 25,000 रुपये महीने की एन्युटी शुरू करवाओ, तो हर महीने 25,000 आते रहेंगे, तो आप हमेशा कल उठा के जगह में पड़ा के जीते रहो, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द यूजेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? क्लियर हो गया? तो इसमें अपनों की चिंता हो गई। और यहाँ तक हम कल पहुंच गए थे, यहाँ तक कल पहुंच गए थे ना बेटा। कैवलिन रिकैप पूरा हो गया। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप रिपीट करवाना चाहते हो तो बोलो, क्या चीज ऐसी है जो नहीं क्लियर हुई? नो सर, हो गया क्लियर। सब कुछ। So before I move on to deferred whole life, I would like to spend some time with endowment. Endowment assurance तो ये भी क्या कह सकते हैं हम, इट वर्क्स, इट पेज जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। जिंदगी खत्म हो गई तो भी पैसे मिल रहे, जिंदगी चालू है तो भी पैसे। ऐसा कोई और कॉन्ट्रैक्ट है? इट पेज जिंदगी के बाद ही, जिंदगी के इतनी बड़ी प्रीमियम देते रहो जब तक ज्ञान नहीं दोगे, लेंगे।
जिंदगी के बाद ही, जिंदगी के बाद ही, जिंदगी के साथ ही। बाद में तो हम पहचानते नहीं किसी को, आपके अलावा हम किसी को नहीं पहचानते। आप आओगे तो हम पैसे दे देंगे, बाकी कोई और आएगा तो हम ये है काम देते, हम किसी को पहचानते ही नहीं। ये अकेला कॉम्पिटेंट इसमें डबल लेवल, ऑब्वियसली इसका मीटिंग है। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट लेवल ऑफ इंश्योरेंस इज एडिक्वेट इंश्योरेंस एंड व्हाट लेवल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एडिक्वेट। आपको क्या लगता है, हमने किसी को भी मतलब अपने डैडी को सलाह देनी हो या अपने किसी बड़े भाई को कजिन को सलाह देनी हो, व्हाट लेवल ऑफ इंश्योरेंस इज एडिक्वेट। आप रैंडमली कोई भी अमाउंट पे चल लो, किसी के लिए हो सकता है 1 करोड़ की इंश्योरेंस भी इनएडिक्वेट हो, और किसी के लिए हो सकता है कि 30 लाख की इंश्योरेंस भी एडिक्वेट हो। कैसे डिसाइड होता है? तो तरीका है, ऐड में बताया ना, कुछ नहीं बताते ऐड में, ऐड में ना एक नंबर देते, नंबर ही दिया था। और वो ऐड जो है ना रेलीगेट पर, अगर सारे ऐड अपने सब्जेक्ट की नॉलेज कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए। ऐड से भी अगर कोई नॉलेज मिल रही है पिक कर लेना चाहिए, मूवी में भी कोई नॉलेज मिल रही है पिक कर लेना चाहिए। ठीक है, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज कहीं से भी मिले तुरंत ले लेनी चाहिए। और एलिगेयर का है उसमें इरफान खान फिल्म नहीं हुआ, वो बाद में आया। अब इरफान खान का फिर क्या करेंगे, ठीक है, शुरुआत तो मुझे इरफान खान की बोला था कि आपको जो भी करंट पैकेज चल रहा है उसका 10x हाँ है ना। ये तो एकदम एकदम बेकार कॉन्सेप्ट है। और ऐड में क्या करेंगे, ऐड ऐड में जान नहीं बढ़ सकते ना ज्यादा, है ना। इसकी लंबी कहानी है, इन्होंने रैली के बारे में बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई, वो बताऊं। पहले मैं आपको यूरोपियन कॉन्सेप्ट बताऊं। यूरोपियन कॉन्सेप्ट है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या करती है, आप एक साल में कितना कमाते, मान लेते हैं ये, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसकी एनुअल इनकम 60 लाख रुपीज है। कहते हैं आपको पता है, कभी आपने ध्यान दिया है कि 60 लाख में से ना 20% तो आप अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, इनको करते हैं। फिर आपके दिमाग में बागवानी तो अपने बुढ़ापे के लिए भी तो तो आपको कुछ हो गया तो एक तो आपके ऊपर खर्चे नहीं होंगे, ऑफिस जाने के खर्चे तो, है ना, और बुढ़ापे के लिए सेव करने के खर्चे करने देंगे, तो 20% की सेविंग होगी। बाकी 80% कितने खर्च करेगा, डिपेंडेंट्स के प्रेजेंट पे या डिपेंडेंट्स के फ्यूचर पे, तो उसकी जरूरत आपके जाने के बाद भी रहेगी। अब सवाल है इसकी जरूरत कितने साल तक रहेगी। नाउ लुक एट योर यंगेस्ट डिपेंडेंट, और लुक एट योर यंगेस्ट डिपेंडेंट। आपका यंगेस्ट डिपेंडेंट जो है उसकी एज क्या है, तो मेरा यंगेस्ट डिपेंडेंट 5 साल का। अभी क्या लगता है, मतलब कमाने लगा था अगले 20 साल तक वो डिपेंडेंट ही रहने वाला है, 25 साल से कमाने लगा, तो अगले 20 साल तक आपको इतनी इनकम की जरूरत होगी अगर आपको आज ही कुछ हो। क्या आता है इससे, 80% of your income is spent on your dependents, either for their present needs or therefore for their future. हाँ? अभी करोड़ में आया, लाख में 96 लाख आया, तो आपको कितनी इंश्योरेंस पहुंचती है ये है। और अगर आप इससे कम इंश्योरेंस कराते हो देन यू आर अफेक्टेड बाय डिजीज कॉल्ड KILB। नाम सुना, ये कुछ याद आया KILB? ये इरफान खान के ऐड थे, रैली केयर कंपनी ने बनवाए थे। KILB इज शॉर्ट फॉर कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी, ठीक है। और वो ऐड कैसे थे, बड़े अजीब अजीब ऐड थे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, शॉर्ट में बता रहा, मॉकटेल होते ना, मॉकटेल, मॉकटेल के ऊपर एक छोटा सा अम्ब्रेला नहीं लगाते, तो अचानक से बारिश शुरू होती है, ऑफिस स्टॉप में एक आदमी मॉकटेल का वो अम्ब्रेला लेके खड़ा होता है,
वो इरफान ने कहा आ जाए इसके नीचे होंगे, क्या हाईलाइट करने जाओगे? जो इरफान जब ऐसे लिखते ये क्या कहते आपको तो आदत है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी करा रखी है तो ठीक है, और ये छतरी देख के कह रहे हो इससे क्या होगा? तो अगर आपने कम इंश्योरेंस ले रखी है ना, तो वो बेसिकली मॉकटेल वाले अम्ब्रेला से अपने आप को बारिश से बचाने जैसा है। ऐसे लोग जो साल का 60 लाख रुपए कमाते हैं, वो 1 करोड़ की इंश्योरेंस करा लेते हैं। अरे अगर कुछ हो गया ना, वो 1 करोड़ 2-3 साल में खत्म हो जाएगी, जैसे स्टैंडर्ड लिविंग की फैमिली को आदत है, 2-3 साल में खत्म हो जाएगी, 20 साल चलेगा नहीं वो पैसा। फिर क्या होगा, आगे का क्या होगा? तो व्हाट इज एडिक्वेट इंश्योरेंस, राइट? अब आप बोल सर आपने ये एंडाउमेंट इंश्योरेंस के साथ इंश्योरेंस, इतनी बड़ी पॉलिसी, अगर आप एंडाउमेंट इंश्योरेंस कराना चाहोगे ना, प्रीमियम आपकी अफोर्डिंग कैपेसिटी के बाद आप जितना भी कमाते हैं, जितना भी आपका जो भी लेवल है कमाने का, उसके हिसाब से जो आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालोगे, स्पेशली एट वेरी यंग एजेस वेर योर चाइल्ड इज वेरी वेरी यंग, उससे जो समय छोड़ आएगा, उतनी बड़ी एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आप अफोर्ड नहीं कर, और अगर आपने अफोर्ड कर लिया तो घर में सब्जी और फल आना बंद हो जाएंगे, सिर्फ नमक से लगा लगा के रोटी खाया करोगे, ठीक है, घूमना फिरना सब बंद हो जाएगा। सर ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू वाला इसी में करते हैं। नहीं, सब में तो आपको इतनी इंश्योरेंस चाहिए अगर वाकई आप अपने अपनों से प्यार करते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस बहुत सारे, इसलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया था, इनकी प्योरिटी की जरूरत नहीं, प्योरिटी की जरूरत नहीं, ये बड़ा क्रूड कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत फाइन एलिमेंट है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ह्यूमन लाइफ वैल्यू की समझाना है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि LIC में जो ओवर फोकस रखा है ना एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का, उसका नुकसान क्या हुआ है, एज ए कंट्री में नुकसान क्या है? ये लगा कि इतनी सी इंश्योरेंस से क्या है, ना ही लोग, इतनी सी इंश्योरेंस लेने से तो अच्छा ना मॉकटेल छतरी के नीचे खड़े होने से तो अच्छा फिर वैसे ही खड़े हो जाओ, भीगना तो वैसे भी है, वो मॉकटेल की छतरी के नीचे भी भीग। बहुत सारे ऐड है इस सीरीज के, वो शू शॉप पे जाता है, उसको इतने छोटे से वो टॉय के शूज, बेबी शूज दिखाता है, ध्यान लेते ये क्या कहते हैं, आपको तो आदत है पब्लिक काम चलाने की, आदत है। वो रेस्टोरेंट में जाता है, बड़ा प्रीमियम रेस्टोरेंट होता है, वो उसको वो यहाँ पे वो नैपकिन लगा देते हैं इस तरह का, जिसमें सिर्फ बटन कवर होता है उसका, तो कहते हैं ये क्या कहते हैं, आपको तो आदत है, ठीक है, आपको तो कम में काम चलाने की आदत है। बट एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये, these ads are not complicated, they are confusing। आपने इससे पहले भी ऐड देखी, पर क्या आपको मैसेज क्लियर हुआ? अच्छा, वो मान के चल रहे थे मैसेज क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एंड में ना एक फोन नंबर देके चले जाते हैं, इस पे कॉल करके पता करो आपको कितनी इंश्योरेंस लेनी है। वो सोचते हैं कि लोग बड़े एक्साइटेड होंगे और उनकी ऐड देखेंगे तो कॉल करेंगे, इनको उतनी कॉल्स कभी रिसीव की हुई इतनी दोनों को नहीं। तो क्लास में आपको मिला उनको कह रहा हूँ क्लास मिला मैं ठीक है, लेकिन आपकी सभा वाला बहुत ज्यादा जब फोकस रहता है ना एंडाउमेंट एंडाउमेंट एंडाउमेंट, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं, खरीदते हैं। मतलब देखिए लाइफ की इतनी स्मॉल अमाउंट की इंश्योरेंस खरीदने से तो आता है ना ही खरीद, क्योंकि रिस्क को कवर तो इंश्योरेंस पहले टेंशन लो, और या फिर ये होता है कि ना बहुत कम अमाउंट की इंश्योरेंस, बेटा जितनी इंश्योरेंस की रेट मुझे या आपको है उससे कहीं ज्यादा इंश्योरेंस की रेट ऑटो ड्राइवर की लाइफ में रिस्क भी ज्यादा है, और उस पर मोस्ट प्रोबेबली उसके पास कोई अल्टरनेट सोर्स भी नहीं होगा उसकी फैमिली के पास। अगर एक ऑटो ड्राइवर की डेथ हो गई तो पक्का उसके बच्चे स्कूल को ड्रॉप है, पक्का उसके बच्चे स्कूल से, ऑटो ड्राइवर को ये बात समझ में आ गई। 20 लाख की पॉलिसी, 30 लाख के एंडाउमेंट का इंश्योरेंस प्रीमियम सुनते ही वो कहता है मेरे बच्चे, तो तुम्हें 4 लाख की जगह 5 लाख की इंश्योरेंस में आज की मिलाएंगे, और सब मुझे 5 लाख की जल्दी खत्म हो जाएगी। पर अगर उसको ये समझाया जाता है कि भाई तू टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ले ले, वो इतनी सस्ती होगी, मतलब रोज एक गुटखा खाने से भी सस्ती। और LIC ने इस तरफ कभी कोई एफर्ट
नहीं, बट आई डोंट ब्लेम LIC। अब मुझे ऐसा क्यों, आप बस ब्लेम कर भी रहे हो और यार नहीं भी कर रहे, उसमें दोनों में इंडिपेंडेंस मिली मिली 1956 से LIC में, पता है? इसलिए ना हमारे पास हमने हमारा दिमाग खराब है सारा, सब कलेक्टिवली पूरे इंडिया का दिमाग खराब है। कैसे सोशलिज्म बड़ा अच्छा होता है, कैपिटलिज्म बड़ा खराब होता है, हमको सोशलिस्टिक इकोनॉमी बनाएंगे ना, और सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, इन सब इकोनॉमिक ऊपर होता है। सारे बेवकूफी सारे आइडिया हमारे हमारे से है। तो अब उसमें क्या होता है बेटा कि सड़क बनानी है तो सरकार बनाएगी, स्कूल खोलना है सरकार खोलेगी, अस्पताल बनाना है तो सरकार बनाएगी, पैसे न बनाएगी। अच्छा, प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। अगर सरकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे HMP हिंदुस्तान मशीन बढ़िया बनाती थी जो बहुत दिखती है, वो लो कॉस्ट पे बेचनी है, प्रॉफिट नहीं कमाना, कहाँ से लाएगी पैसा? गवर्नमेंट बोरो करती ये है। लाइन तो जय टाटा को बोली थी ना हाँ, कि नेहरू ने, हाँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं एक्चुअली रन पे रहना चाहता हूँ ना, इकोनॉमिक्स में जाना चाहता हूँ ना, इसके लिए ठीक है। गवर्नमेंट बोरो करती है, ह्यूज अमाउंट बोरो करेगी तो उससे ना जिसको होंगे देने के लिए तो सारी जिम्मेवारी LIC में डालेगी। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, इस साल 4 लाख करोड़ की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर से LIC में फोन पहुंच जाता है, दिखाओ 4 लाख करोड़, हमें मॉडल करने की। इसका प्रीमियम मोटा होता है, बहुत मोटा होता है, थोड़ी सी पॉलिसी बेच के 4 लाख करोड़ आ जाएगा। तो LIC के ऊपर ये भी कुछ प्रेशर रहता है, इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप हो, हर इंसान तक इंश्योरेंस पहुंच जाए, गरीब आदमी इंश्योरेंस में कवर हो जाए। ये ये उस समय हमारी मोटिवेशन ही नहीं थी, थिंकिंग ही नहीं थी। तो रेल एक्सीडेंट में मिल जाएगा, सरकार उसे एक्सग्रेशिया दे देगी 2 लाख 3 लाख, अरे तो 2 लाख 3 लाख की उसकी जिंदगी, उसके बच्चे की जिंदगी पार हो जाएगी। हमें इस चीज की चिंता ही नहीं थी कि ऑटो वाले को इंश्योरेंस, अब वो अपने दम पे ले ले और उसकी इतनी एजुकेशन हो कि वो इंश्योरेंस ले ले और अपने घर को प्रोटेक्ट कर ले, अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर ले। गवर्नमेंट दे देगी, टैक्स कहाँ से देगी? ये तो टैक्स लगाएगी, टैक्स किस पे लगाएगी? टैक्स तो हमसे तो बहुत चुना देते हैं, इंडिया बहुत प्रॉस्पेरस था उस समय। हमने सब तो ऐसे तो निचोड़ गए थे, तौलिया निचोड़, खून तक का हमारा निचोड़ के ले गए थे, बचा क्या था? तो टैक्स किस पे लगाएंगे? बोरो कर करके काम करते हैं, बोरो किससे करेंगे बेटा? आपने रणवीर कपूर के नाम से सुना होगा, कौन नहीं? मैंने नहीं सुना ना, एक्टर, अच्छा एक्टर। आप रणवीर कपूर की बुआ का क्या नाम? पता होना चाहिए, एक्चुअली देख के रिलेशन है उसका, उसकी उसका नाम है रितु नंदा, ऋषि कपूर की सगी बहन रितु नंदा। अब रितु नंदा, जब मैंने एक्चुअली पढ़ाना शुरू किया 2005-06 में ना, तो एक स्कूल होता था रितु नंदा स्कूल ऑफ एक्चुअल, वो बंद हो गया, ठीक है नहीं मिले। तो रितु नंदा को क्या इंटरेस्ट था एक्चुअली? रितु नंदा was the highest paid LIC agent for 9 years in a row, 9 years in a row। अब रितु नंदा पॉलिसी बेचती थी कुछ, अगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री का घर है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की फैमिली है, वो पॉलिसी बेचती थी। और शी इज मैरिड इनटू द एस्कॉर्ट फैमिली, जो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स आते, नाम सुना है एस्कॉर्ट का? एक हार्ट हॉस्पिटल भी था। तो ये एक टांग फिल्म इंडस्ट्री में और एक टांग इंडस्ट्री में, ये सब ना इतने वेल टू डू को वेल्दी वाले लोग हैं जो जो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है ना। इनको रितु नंदा के ऑफिस से फोन करा जाता था कि लड़का आ रहा है, वो चेक साइन करके रख देंगे। उनको पता भी नहीं है इंश्योरेंस खरीदी हमने, इसका क्या फायदा है, क्या काम आएगा नहीं आएगा। 9 साल लगातार, द मोस्ट अवॉर्डेड, द मोस्ट हाईली पेड इंश्योरेंस एजेंट इन इंडिया। कॉन्टेक्ट से बिकती थी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नीड से थोड़ी बिकती थी। मैं आपको जानता हूँ, आप उस जान पहचान का थोड़ा बर्डन अपने ऊपर फील करते हो, तो मेरा स्टेटस थोड़ा हाई है, आपका थोड़ा सा कम है, आप मुझे मना ही नहीं कर पाते।
तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप चुपचाप हाँ ठीक है सर, ठीक है लाओ सर, कितना का देख बनाना, ओके सर, ये होता है ऐसे बिकती नहीं है। ठीक है। और मिडिल क्लास को लेती थी इंश्योरेंस, टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स और बहुत बहुत हैंडसम टैक्स बेनिफिट मिलता है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जिस समय मैंने इंश्योरेंस खरीदी थी, जब मैंने कमाना शुरू किया था, मैंने प्योरली टैक्स बेनिफिट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। बहुत हैंडसम टैक्स बेनिफिट, पता है कैसा? जितना प्रीमियम आपने पे किया उसका 20% आपके इनकम टैक्स में से लेस हो जाएगा। तो अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को 15,000 रुपए दिए प्रीमियम पे, 20% कितने हो, 3,000। अगर आपका टैक्स बनता है 15 से 4,000, इसमें से 3,000 लेस हो गए, कितना देना पड़ेगा? बस 1,000। तो लोग पता क्या सोचते हैं, इंश्योरेंस नहीं होगा तो 4,000 तो जा ही रहे हैं। तो मेरे तो 12,000 ही पड़ गया ना इंश्योरेंस। और 12,000 के हिसाब से देखो तो फिर रिटर्न बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एनवायरमेंट इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, इसमें ठेका तो कभी नहीं मिलेगा ना, लेकिन पैसा तो हर हालत में मिलेगा ना। इसमें वो वाली सिचुएशन तो नहीं है कि प्रीमियम दिया आप जान भी दो तभी क्लेम मिलेगा, जिंदा रहते हुए तो मिलेगा ना क्लेम। तो इसको हम ये बोलते हैं, इसमें प्रोटेक्शन भी है और सेविंग भी है, प्रोटेक्शन भी है और सेविंग भी है। तो सेविंग एलिमेंट पे ध्यान दो। बैंक में हर साल 15-15 हजार रुपये जमा कराते जाओ, क्या रिटर्न मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी को हर साल 15-15 हजार दे रहा हूँ तो क्या रिटर्न मिलेगा? 15,000 दे कर रहा हूँ, मैं तो 12 ही तो दे रहा हूँ। बैंक में 15 जमा कराऊंगा तो ये 4,000 तो टैक्स में चले जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी को 15 दूंगा तो 3,000 का तो टैक्स बच गया। तो इफेक्टिवली मेरी जेब से तो 12,000 ही गए। तो वो बहुत हैंडसम रिटर्न में जाता था, वो इतना बड़ा रिटर्न में जाता था कि जिसको कोई बैंक वैंक कोई म्यूचुअल फंड कोई बीट ही नहीं कर पाता था। ये अब नहीं मिलता इतना बड़ा टैक्स बेनिफिट, उसमें बहुत ह्यूज टैक्स बेनिफिट। एक तरफ गवर्नमेंट को बोरो करना, तो LIC को प्रेशर है ज्यादा बेच के ज्यादा बेच के, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने हमारे सामने कैरेट लटका रखे टैक्स बेनिफिट की, तो हम खरीद रहे हैं। ऐसे पैसा, ऐसे रिसोर्स जनरेशन होता था, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बुक्स में क्लियरली बताया नहीं जाता। गवर्नमेंट ने बोरो करके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। बोरो किया किससे? इनडायरेक्टली मेरे और आपसे बोरो किया है, कॉमन मैन से बोरो किया है। और बोरो करने के लिए रूट क्या बनाया? हमें टैक्स इंसेंटिव दिया, हम गए LIC के पास, LIC ने हमें एंडाउमेंट इंश्योरेंस बेची, और उस प्रीमियम में से गवर्नमेंट ने borrow कर लिया। अब अगले साल मेरी इनकम बढ़ गई, टैक्स बन रहा 8,000, तो फिर कुछ करो, टैक्स मिल गया तो एक पॉलिसी और खरीद लो। ऐसे मल्टीपल पॉलिसी हो जाती थी लोगों के पास। 5-6 साल बाद इनकम और बढ़ गई, अब टैक्स देना पड़ रहा है, क्या करके? तो एक पॉलिसी और खरीद लो। इनकम बढ़ गई तो अफोर्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई, एक पॉलिसी और खरीद लो। दैट वाज द मेन प्रॉब्लम which did not allow insurance market to develop and mature. Mature नहीं होता, capital innovation नहीं होता। जब 2005 में मैंने एक्चुअल साइंस पढ़ाना शुरू किया था, फर्स्ट क्लास मैंने ली थी, उससे पहले मैंने अपने कुछ रिसर्च की थी, और उससे मुझे एक बड़ी अमेजिंग बात पता चली थी, और शायद आपको हजम भी चली। यूके की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर पॉपुलेशन वाज बिगर देन इंडियाज लाइफ इंश्योरेंस पॉपुलेशन, पॉलिसी होल्डर पॉपुलेशन। कितना तो देश है, पॉपुलेशन में हमारे यूपी से पीछे है, और लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले वहाँ इंडिया से ज्यादा थे। आज की डेट में मुझे पता नहीं, आई हैव नॉट केप्ट ट्रैक ऑफ दिस फिगर, आप आज सर्च करके देख लो। इतनी पुअर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन थी हमारे यहाँ कि सिर्फ 4.7% adult males were covered under life insurance. Only 4.7% adult males. बाकियों के बच्चे नहीं थे, बाकी को डिपेंडेंट नहीं था, बाकी टैक्स नेट में नहीं आते थे, उन्हें टैक्स नहीं बचाना होता था। LIC की सेल्स फिगर में देखने को मिलता था कि मार्च के महीने में 80% पॉलिसी बिकती है, और बाकी 11 महीने में 20% पॉलिसी बिकती है। अब मार्च के महीने में कोई लोन निकलता, टैक्स फाइलिंग करनी है ना, उस समय याद आती थी टैक्स बचाओ, कैसे बचेगा, लाइफ इंश्योरेंस खरीद के
And how do I know so much about all this? Because my father was a chartered accountant. उनको भी तो एडवाइस देनी होती है अपने क्लाइंट्स को, भैया टैक्स कैसे निकलेगा तुम्हारा। तो आई नो इट सिंस माय चाइल्डहुड। यहाँ इंश्योरेंस इंडिया में टैक्स बचाने के लिए बिकती है। ये तो ये बेनिफिट होते हैं, प्रोटेक्शन होता है, ये होता है कि तो मुझे बाद में पता चला है पूरा किए विंडो में स्क्रीन। क्वेश्चन है, अगर हम इसके अंदर एलआईसी एंडोमेंट रेफरेंस मैक्सिमम दे दीजिए 4.7% पॉपुलेशन की थी, तो मैक्सिमम का एंडोमेंट रेफरेंस होगा। तो आज भी एलआईसी के पोर्टफोलियो में आज भी 92% पॉलिसी एंडोमेंट इंश्योरेंस है। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद उन्हें हम कम अश्योर्ड को पे करना ही है। अगर डेथ बेनिफिट करे, सर्वाइवल बेनिफिट करे, तो हम पर टैक्टिंग दी है ना। जितना पानी समुद्र में गिर गया उससे नदी खाली थोड़ी होगी, पीछे से और आ गया, पीछे से और आ गया। पॉपुलेशन में तो हम सबसे आगे रहे ना शुरू से। अब पॉलिसी मेच्योर हो गई है तो यंग लोग भी तो ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उनको दे रहे, इनसे आ रहा है, उनको दे रहे, इनसे आ रहा है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते, ये 4 कॉन्ट्रैक्ट हमने अच्छे से समझ लिए और हमारा फिर। हाँ बोलो बेटा। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे आप कह रहे हो अगर गवर्नमेंट प्रीमियम मनी को उधर यूज कर लेगी तो एंडोमेंट इंश्योरेंस से पैसा तो देना ही है ना कभी, तो ये कैसे लोग भी देंगे? यही पूछ ये लोग भी यही पूछते हैं। बेटा गवर्नमेंट बोरो करती है तो उस बोरो के इंटरेस्ट भी पे करती है। और गवर्नमेंट ने अगर 20 साल के लिए बोरो किया तो 20 साल बाद उसको रीपे भी करती है। गवर्नमेंट कैसे बोरो करती है? बॉन्ड बेच के। तो पैसा एलआईसी से चला गया गवर्नमेंट के पास और बॉन्ड आ गए गवर्नमेंट से एलआईसी के पास। वो तो आज भी करना पड़ता है। वो तो आदित्य बिरला को भी करना पड़ेगा, वो तो सबको करना पड़ेगा। ये पैसा जो एक्चुअली जो है, जैसे ग्रीस के गांव के पे वापिस चलते हैं, उन्होंने पैसे को गड्ढे में डाल के रखा था। फिर कोई टाइम वैल्यू मनी होगी तो पैसा बढ़ेगा, जमीन में गड़ा हुआ पैसा बढ़ेगा, वहां तो टाइम वैल्यू मनी होगी, उसमें 0% इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक है, क्या मॉडर्न वर्ल्ड में वैसे ही होता है? तो इन सारी इंश्योरेंस आप सीटी वन भी मोहित सर से पढ़ोगे या तो पढ़ना शुरू कर चुका होगा ऑलरेडी, या पढ़ोगे। तो टाइम वैल्यू मनी क्या होती है? ये पैसा कहीं इन्वेस्ट होगा। तो आज एलआईसी ने जितना पैसा गवर्नमेंट को दिया है वापस भी क्या उतना ही आएगा? वापस तो बढ़ के आएगा, इंटरेस्ट के साथ आएगा। तो उसमें से ही अपना क्लेम देंगे जब मेच्योरिटी होगी। तो गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, दाऊद वाला काम नहीं किया। भाई का फोन आया 4 खोके बेच दे, ये तो गर्दन। ये काम थोड़ी करती गवर्नमेंट। बोरो कर रही है, वापिस भी करेगी। ठीक है, हाँ दाऊद वापिस करता है, करता है। तो आप लोग ये क्यों सोच रहे हो कि गवर्नमेंट दाऊद बन गई? इसमें चल रही है। चलिए और टोपी पहनो। अब 2 कॉन्ट्रैक्ट में रह गए ना, वो दोनों टोपी पहनाने वाले हैं। इंश्योरेंस क्यों ली जाती है? डिपेंडेंस के लिए। तो अब ऐसे आदमी को पॉलिसी बेच के दिखाओ जिसके डिपेंडेंट है। अच्छी जॉब लग गई, मोटी सैलरी आने लगी, पर अभी कैरियर में और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना, इस चक्कर में शादी नहीं है, लाइफ में कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या टेक्निकली जितना आपने अब तक सीखा है, क्या ऐसे आदमी को, इसे हम शॉर्ट में यंग अचीवर बोल देते हैं, क्या टेक्निकली इस इंसान को इंश्योरेंस की नीड है? इंश्योरेंस की नीड नहीं, प्योर एंडोमेंट इज नॉट इंश्योरेंस। अश्योरेंस ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट बचे दोनों में अश्योरेंस की। ठीक है, तो उसे किसी अश्योरेंस की जरूरत है? इसका कोई डिपेंडेंट है? कल को वो फुटपाथ पे से सोएगा कि हम लोग ठीक है, वैसे किसी तरीके से भाईजान की गाड़ी के नीचे आगे आ जाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ बीइंग ह्यूमन। कष्टों से मुक्ति दिला दी भाई। कितना पॉल्यूशन है यार इस दुनिया में, बताओ। लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, सारे कष्टों से एक दिन में मुक्ति दिला दी। इससे ज्यादा कोई ह्यूमन हो सकता है? तो दैट इज मतलब समझा करो बातों का, बीइंग ह्यूमन का।
अगर कल को ऐसा कुछ हो गया, ये भाईजान की गाड़ी के नीचे आ गई, गाड़ी की गलती नहीं है, वो नीचे आ रहा है, और गाड़ी तो ड्राइवर ही चला रहा था, जो चला रहा था वो तो ड्राइवर ही था। ठीक है, ठीक है ड्राइवर बस। तो कोई है पीछे रोने वाला? टेक्निकली तो इंश्योरेंस की जरूरत है, पर हमें तो है ना उसके पैसे की जरूरत है। हमें तो अपना बिजनेस बड़ा करना है ना इंश्योरेंस, इसे पॉलिसी बेचती दिखाओ। अगर बेच दी तो आपको ये डेफर्ड लाइफ लाइफ इंश्योरेंस समझना है, और डेफर्ड टर्म भी समझना है। देखो ये कैसी पॉलिसी देगी, तो अभी आप कितने साल के हो, तो डिपेंडेंट नहीं है इससे। और होगा भी नहीं कभी, होगा भी नहीं कभी। देर आर नो एग्जिस्टिंग डिपेंडेंट्स बट दे आर गोइंग टू बी वुड बी डिपेंडेंट। कब होगा? चलो एज्यूम कर लेते 5 साल बाद। तो सर आपको एक चीज मैं बताऊँ, इंडियन प्रीमियम एज के साथ साथ बढ़ता है, जितनी ज्यादा एज उतनी ज्यादा प्रीमियम। तो सर आज जिस प्रीमियम पे मैं आपको पॉलिसी दे रहा हूँ, 5 साल बाद उस प्रीमियम पे नहीं दे पाऊंगा, प्रीमियम बढ़, मतलब कॉस्ट टुडे इज लेस देन कॉस्ट। सबसे बस एक यही कारण है, मेरी बात सुन, आपकी एक्सपेंसेस तब ज्यादा होंगे जब लाइफ को डिपेंडेंट आ चुके होंगे, या अब ज्यादा है जब डिपेंडेंट नहीं है। तो आपकी अफोर्डेबिलिटी आज हाई है या कल हाई होगी? आज आपकी अफोर्डेबिलिटी, और डिपेंडेंट तो आएंगे ना, थोड़ी देर एडवांस कम प्रीमियम में बड़े साइज की पॉलिसी जो डाल, नीड मैंने मान लिया, नीड आज आपकी बहुत कम है, और नीड तब आपकी ज्यादा होगी। और देखो जिस समय आपको नीड ज्यादा होगी उस समय आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे इतनी बड़ी पॉलिसी, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और आपकी पेइंग कैपेसिटी कम होगी, एक्सपेंसिव। आप बताओ अपन मंडी किसमें 5 साल वेट कर देंगे या अभी अभी ले लेंगे, अभी ले लेंगे? अभी तो रुको, मेरी बात पूरी क्यों नहीं हो? फिर एक काम करते हैं, पॉलिसी में ना एक डेफर्ड पीरियड डाल दो, क्योंकि इस पीरियड में तो डिपेंडेंट नहीं है ना, तो डेफर्ड पीरियड डाल, तो लाइफ कवर विल स्टार्ट आफ्टर 5, लाइफ कवर इन फोर्स विल बी इन फोर्स ओनली आफ्टर 5 ईयर। इससे सर क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की रिस्क और कम हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कम हो गई है, प्रीमियम हमने और कम कर, प्रीमियम ऑब्लिगेशन, हाँ दिस इज टू गुड टू एक्सेस। ठीक है, तो ऐसे हम टोकन बना के यंग अचीवर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं अपने, and this is called deferred whole life insurance. और भी डिपेंडेंसी प्रोटेक्शन भी और इनहेरिटेंस भी, सब कुछ आपकी वो funeral expenses and सब सारी टेंशन एक प्रोडक्ट में कवर एट ए वेरी लो कॉस्ट, व्हेन यू हैव ए हाई अफोर्डेबिलिटी, नीड नहीं है तो क्या प्रॉब्लम। ठीक है, समझना ही डेफर्ड होगी उसके। एक ऐड है आपके भी काम हो सकता है, देखो आज जाके ढूंढना जरूर है, तो आजकल आ भी रहा टीवी पे, फेडरल इंश्योरेंस, फेडरल इंश्योरेंस कंपनी मिलता है, 10 सेकंड तक, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और उस एड में जिसने पापा की एक्टिंग की है ना, गजब की एक्टिंग, in the girl who has selected the boy for answer, और वो थोड़ा दूसरे शहर में रहती है, तो पापा को मिलने बुलाया, और पर्पल ये कि पापा देख ले उस लड़के को, और पापा भी हाँ बोले, तो सोने में पापा पापा आते हैं उसके पास, आई ब्रो, ठीक है, लड़की गलतियां ढूंढते रहते हैं, छोटी छोटी गलतियां ढूंढ, ऐसे
अंदर बात आ जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं बताते मैं तो ले रखी हूँ, मैं तो अभी से इंतजाम, अभी से प्रोटेक्शन वगैरह सब कर लिए, तो पता कौन सी चीज है। अरे ये अंकल अंकल क्या लगा रखे हैं, पापा बोलो ना, आई बात समझ में। दिस इज द पॉइंट वेयर द एड एंड्स, ठीक है। ये आप लोगों ये काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल थिंकर वायर गर्ल्स बेसिकली काम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं ऑडियंस लूंगा जाके पहले बेटा कमाल तो ले, पहले ये तो ले यार, अफोर्डेबिलिटी तो ले पहले, आगे सोच रहा हूँ। हाँ आगे की, हाँ तो आज की क्लास काम आएगी, याद रखना। ऐड सर्च करके देखना जरूर, अभी तक और अभी तक सारी चीज की है, अफोर्डेबिलिटी भी चाहिए, वो तो घर वाले बोलते अफोर्डेबिलिटी लड़की दोनों चीज चाहिए उसके बाद चलो अब आप ये तो समझिए कि एफर्ट करना शुरू करते हो, इसमें कहीं अपर लिमिट होगी, ठीक है। ये तो टू मच एडवांस प्लानिंग हो गई। आपने ये भी सोच लिया आपकी लाइफ में डिपेंडेंट आएंगे कब, और वो इंडिपेंडेंट भी कब तक हो जाएंगे, पहले से सोच लिया है ना। इट इज टू मच एडवांस प्लानिंग, राइट। बेटा ये ना आपके थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैंने पूरा आज तक देखा नहीं है। बट टू कंप्लीट अवर सब्जेक्ट, टू कंप्लीट अवर कैलकुलेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड। रियल लाइफ में मैंने देखा नहीं है कोई गारंटी थोड़ी होती है कि जब आप प्लान करो तब आपकी लाइफ में डिपेंडेंट आ ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा फिर वो इनफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होंगे, फिर वो उतने टाइम में इंडिपेंडेंट भी हो ही जाएंगे, तो ज्यादा नहीं होगा। तो ये 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट हमने आपको तो डिस्कस किए, इनमें प्रीमियम भी होगा। ऑफ कोर्स जब कॉन्ट्रैक्ट आप लोगे तो सिर्फ आपको बेनिफिट थोड़ी मिलेगा, प्रीमियम भी देना पड़ेगा। Deliberately, I avoided any discussion regarding premium. That is for some other class. But one thing, आपको बेनिफिट स्ट्रक्चर और कस्टमर नीड, ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और ये बार बार रिपीट नहीं होंगी। इनका रेफरेंस होगा तो मैं ये मान के चलूंगा मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम अगर मैंने ले दिया तो उनको पता है इसमें बेनिफिट स्ट्रक्चर क्या है, डेथ बेनिफिट मिलता है या सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है या दोनों बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। किन कंडीशन में, कौन से पीरियड में डेथ होने पे बेनिफिट मिलता है, कौन से पीरियड में डेथ होने पे बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट स्ट्रक्चर और कस्टमर नीड, बस ये दो चीजें हमने कवर की हैं। हमारी इंट्रोडक्शन पूरी हो गई है। नाउ वी कैन टर्न टू एक्चुअल रॉ, राइट। नाउ वी कैन टर्न टू एक्चुअल। यहाँ तक आपके किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई प्रश्न उठ रहा हो दिमाग में, कुछ क्लियर ना हो, पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। अब तो एक काम करते हैं, अपनी लिस्ट पूरी कर लेते हैं। इसके सामने तो हमने लिखा ही नहीं, कोई कस्टमर नहीं है ना, लिखो प्रोटेक्शन एंड इनहेरिटेंस फॉर वुड बी डिपेंडेंस, फॉर वुड बी डिपेंडेंस, वुड बी डिपेंडेंस को कोर्ट में कर लेना, वुड बी डिपेंडेंस। बाकी सब में डिपेंडेंट एग्जिस्टिंग है, इसमें वुड बी है, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड इनहेरिटेंस नीड फॉर वुड बी डिपेंडेंस, क्लियर हो गया। इसमें क्या लिखोगे, बट एक राजस्थान बंदा जो इसको उसके किसी चीज के बारे में नहीं पता, वो तेरी जगह पॉलिसी की सही बोल रहा है। तो बेटा जब हम कहते हैं ना कि इंश्योरेंस, जब हम कहते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लो है, तो इसीलिए तो लो है ना। क्या हमने इंश्योरेंस को लेके लोगों को अवेयर करने की कोशिश की? क्या हमने ये सस्टेन्ड एफर्ट किए कि लोगों को इंश्योरेंस की नीड, खासतौर से लाइफ इंश्योरेंस की नीड समझ में आए, और उन्हें ये भी समझ में आए कि कितनी इंश्योरेंस लेना सफिशिएंट है और कितनी नहीं है सफिशिएंट, राइट। क्या हमने ऐसे एफर्ट सिस्टमेटिकली किए? नहीं किए, ठीक है। और क्या इसके बिना हमारा फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, डीप और वाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेरा ये भी पर्पज होता है कि एज फ्यूचर एक्टिविस्ट यू गो विद दीज आइडियाज इन माइंड, व्हेन यू रीच सम पोजीशन ऑफ पावर, व्हेन यू रीच सम हाई प्लेसेस, देन यू रियलाइज कि हाँ आज तक नहीं हुआ ये काम, चलो हम कर सकते। वो पीरियड वैसे शुरू हो गया,
those students which were under me in 2007, 5, 6, 7, right? Now they are reaching very high positions. कोई उसमें अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बन रहा है, तो एक स्टूडेंट है खुशवंत पावा, उसने तो जॉब छोड़ के अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी। खुशवंत पावा एक्चुअल कंसल्टेंसी केपीएससी, खुशवंत पावा इज नाइस स्टूडेंट, ठीक है। तो अब वो आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे। आज क्या पूछने चाह रहे हो बेटा? हाँ सर, ये वाला जो डेफर्ड होल लाइफ अश्योरेंस था उसका क्वेश्चन था। अगर मान लो कोई मैरिड है, स्पाउस है, पर चाइल्ड नहीं है, और जब 0 से 5 जो आपने एग्जांपल लिख रखा है, इन 5 इयर्स में उसकी डेथ हो जाए। एक सेकंड मैं थोड़ा सा आपको कहता हूँ। मैरिड है, चाइल्ड नहीं है, स्पाउस अर्निंग है, नॉन अर्निंग है? नॉन अर्निंग। स्पाउस भी मान लो अर्निंग है, हाँ स्पाउस तो भी अर्निंग स्पाउस, तो फिर एज सच इनको प्रोटेक्शन की नीड नहीं है ना। नहीं, Husband- नॉन अर्निंग स्पाउस है अच्छा, नॉन अर्निंग स्पाउस है, जी। तो उसे डेफर पीरियड नहीं लेना चाहिए, तो उसे डेफर पीरियड नहीं लेना। ठीक। एटलीस्ट मेरी एडवाइस तो यही होगी, उसे डेफर पीरियड वाली पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, उसे इमीडिएट लाइफ कवर स्टार्ट होने वाली पॉलिसी लेनी चाहिए। उसे एक नंबर पे जो लिखा था होल लाइफ जो है वो हाँ, लेना हाँ। चाहिए। और अगर स्पाउस अर्निंग है हम्म। तो अलग केस होता है। हस्बैंड के बाद वाइफ अपने आप को सस्टेन कर सकती है, और वाइफ के बाद हस्बैंड भी अपने आप को सस्टेन कर सकता है, राइट। तो अब उनके ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट होल लाइफ के लिए जाते हैं या डेफर्ड होल लाइफ। दे कैन थिंक ऑफ डेफर्ड होल लाइफ ऑल्सो। कम, काफी कम होता है। नहीं, प्रीमियम एक बार जब फिक्स हो गया, हर साल आगे तक वही प्रीमियम होता है, जब तक प्रीमियम चलेगा वही वाला प्रीमियम। रिव्यूएबल प्रीमियम पॉलिसी होती है, पर वो CM1 में नहीं है, वो सब SP2 में है। अगर आप SP2 पढ़ोगे, आपको लाइफ इंश्योरेंस इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप सोचोगे मुझे लाइफ इंश्योरेंस में ही स्पेशलाइजेशन करना है। फिर आप SP2 अगर पिक करोगे, उसमें सीखोगे कि इंडिविजुअल प्रीमियम पॉलिसी भी होती है, पेड अप कन्वर्जन भी होते हैं, बट वेरिएशन बहुत होती है, पर वो सब कुछ CM1 में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। CM1 में हम आपको एक ऐसी बेस तैयार कर देते हैं कि जिससे आप लाइफ इंश्योरेंस को अच्छे से समझ सको, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी, वो सब SP2 में। कार्तिक, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है? सर वो डाउन नहीं किया था वो हाँ, तो बेटा ये पहले का देखिए क्या हुआ था। प्रोटेक्शन एंड इनहेरिटेंस नहीं, और इसमें क्या लिखा? प्योर प्रोटेक्शन फॉर वुड बी डिपेंडेंट, प्योर प्रोटेक्शन फॉर वुड बी डिपेंडेंट, राइट। क्लियर? चलो, अब हमारी अगली मुलाकात तो सैटरडे को होती है। सैटरडे की क्लास में जो होना है उसका बीज मैं आपके दिमाग में आगे डाल देता हूँ, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जब इंश्योरेंस और एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस सर्च किया तो आपको क्या मिला, ठीक है। और उसके बाद छुट्टी कर देते हैं उस वक्त की। पहले मैं वो बता दूं जो नेक्स्ट वीक होना है ना, उसके थॉट प्रोसेस के लिए एक बीज आपके दिमाग में डालना। Consider a situation of unit submission. Unit submission मतलब commercially 1 रुपये, 1 रुपये की, 1 रुपये की वैल्यूएशन कितने फायदे हैं, उसमें कितने की भी हो उसे मल्टीप्लाई करोगे। अब अगर सम एश्योर्ड 1 रुपया है, मतलब मुझे 1 रुपये देते, और मैंने जो प्रोडक्ट बेचा वो प्योर एंड नॉर्मल, प्योर एंड नॉर्मल, और वो 10 ईयर प्योर एंड नॉर्मल, तो do I know for sure on which date I have to pay this 1 rupee? क्या मुझे पक्का पता है ये 1 रुपया मुझे कब पे करना चाहिए? हाँ, पक्का है। ये तो पॉलिसी जिस दिन खत्म होती है उसी दिन पैसे देने होते हैं, पहले भी नहीं देने और बाद में भी नहीं देने। Clear?
इसमें प्रेजेंट वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बात हो गई, बी क्या होता है? मैं तो कह दूँ बेटा, मुझे यहाँ पे ना 1 रुपया मिलता है ना, और मुझे रिस्क लेना नहीं चाहता, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं आज ही कुछ पैसे बैंक में जमा करा देना चाहता हूँ कि जिससे कि वो एक्यूमुलेट होकर 1 रुपये हो जाए। तो शुड आई इन्वेस्ट मोर देन 1 रुपी टुडे और शुड आई इन्वेस्ट लेस देन 1 रुपी टुडे? हाउ मच लेस? वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट पे, है ना? चलो अभी मुझे पता नहीं कि मेरे को कितने रुपए जमा करने चाहिए, मैंने ले लिया एक्स, 1 साल का इंटरेस्ट रेट आई है, और ये एन ईयर तक मिलेगा मुझे इंटरेस्ट रेट। इससे मुझे क्या बनना चाहिए? 1 रुपी। एक्स की वैल्यू ये भी होगी। यहाँ पर मोहित सर बहुत डिटेल में करेंगे। इस नंबर को हमने एक नाम दिया था डिस्काउंट। जैसे ये 1 साल का एक्यूमुलेशन फैक्टर है कि 1 साल में आपका पैसा बढ़ के कितना हो गया, ये उसका रेसिप्रोकल भी होता है, इसको कहते हैं डिस्काउंट। 1 साल का डिस्काउंट मतलब अगर 1 साल बाद आपको 1 रुपी चाहिए तो आज मुझे इतने रुपए दे दो, ये बढ़ के 1 रुपी हो जाए। ये क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐड होता है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ऐड होता है। और अगर आपको 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद 1 रुपया चाहिए तो फिर आज आप मुझे इतने रुपए दे दो, तो 2 साल में इंटरेस्ट मिला मिला के 1 रुपया। यहाँ तो मुझे एनुअल बाद देना नहीं। वैसे क्लाइंट है ना, वो तो मॉनिटर करेगा। मैं अपने लाइफ इंश्योरेंस पर फोकस करता हूँ। क्या ये लिख सकते हैं? बस यही आप एक एक्टिविटी कर देंगे सोचिए। जो मोहित पढ़ा रहे हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही फंडामेंटल डिफरेंस है। क्या इस बात की गारंटी है मुझे मेरे से पॉलिसी खरीदे वो एंड तक जिंदा पहुंच ही जाएगा? और ना पहुंचा एंड तक जिंदा तो भी मेरे को पैसे देने पड़ेंगे क्या? तो नो पॉसिबल वैल्यू वो तो मुझे पैसे ना देने पड़े, राइट? इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज बिफोर एंड तो उसका भूत थोड़ी आएगा पैसे लेने मेरे से, और भूतों को भी देता हूँ मैं भी लगता भूत पैसे कहीं मुझे हनुमान चालीसा आती। इफ ऐसे जिंदा रहेगा तब तो आएगा ना पैसे मांगने में, ठीक है? एक स्टूडेंट अब आ जाते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस कब तक कितने पैसे? अरे क्या पता अगले महीने मर जाए, क्या पता अगले महीने मर जाए तो अगले महीने देने पड़ेंगे, क्या पता 6 महीने बाद मर जाए, 6 महीने बाद देने पड़ेंगे, और ना ही मरे पूरे ईयर तक तो नहीं देने पड़ेंगे, क्या पता 12 साल के बाद मर जाए तो 12 साल बाद देने पड़ेंगे। तो टाइम टू पेमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम टू डेथ, राइट? टाइम टू पेमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम टू डेथ। So when we meet next on Saturday, we discuss कि actually this time to death का मॉडल कैसे बना, क्योंकि जब तक हमें टाइम टू डेथ का मॉडल नहीं आता होगा हम लाइफ इंश्योरेंस में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, पहला बेबी स्टेप भी नहीं उठाते। So let us meet on Saturday to discuss time to death। सैटरडे भी टाइम टू डेथ चलेगा, और पर टाइम टू डेथ सुनने से भी बड़ा मैनेजर 100-150 बार टाइम टू डेथ पैसे में जमा, ये हमें भी पता है, ह्यूमन साइकोलॉजी हम भी समझते हैं, तो हमने उसके लिए बड़ा ब्यूटीफुल नाम सोच दिया, फ्यूचर लाइफ का। इस बात कब मरोगे या कितना और तो अलग अलग बातें क्या। फ्रॉम सैटरडे वी विल बी स्टडिंग फ्यूचर लाइफ। Now, before you leave, just tell me what you got when you searched for the difference between insurance and the
देवांशु शुरू करते हैं बोला बेटा कुछ? मतलब अश्योरेंस बेसिकली ऐसी इवेंट्स की होती है जो कि सर्टेन होती है कि यार बाद में हो बट हो, लाइक डेथ जो होती है वो सोर्स बताओ। बजाज अलायंस के थ्रू। काटा मार एकदम बकवास साइड। कोटक में फोटो में भी यही बकवास लिखी हुई है। कोटक में पॉइंट्स है, मतलब कि वो रेडियो जैसे इंश्योरेंस रिन्यू हो सकता है, वो रेडियो में मतलब उसके कम टाइम से रिन्यू होने की जो लॉन्गर पीरियड पे रहता है। किसी ऐसे इंसान ने जो बकवास की है इसका एक्चुअल सेंस ऑफ इंश्योरेंस है तो भी करता भी कोई कनेक्शन नहीं। आजकल वो लोग हाँ आजकल तो वो जमाना चल रहा है कि जिसको सभी की बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है वो जरूर ज्ञान देगा। सीधे से रास्ता पूछ लो, जिसको नहीं पता होगा वो जरूर बताएगा। ठीक है। और भी बिजनेस पॉलिसी होल्डर का रिस्क हो जाए वो लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करता है इंश्योरेंस में, और इंश्योरेंस में कम होता है पैसा भी बनता है। दिस इज नॉट समथिंग टू डू। इंश्योरेंस में मतलब जितना लॉस और अमाउंट मिलेगा पर इंश्योरेंस में जितना होगा हमें पहले से फिक्स है। धीरे मोटी फ्री में नहीं मिलते हैं। मिलते हैं? फ्री में क्या मिलता है? जीमेल ऐसे दिया आज तक कभी जीमेल यूज कर लीजिए। तो जो जितनी वैल्यूएबल चीज होगी ना उतना प्राइस ही। तो आपको कहीं पे भी अभी रिलायबल सोर्स मिला आपको इंश्योरेंस और इंश्योरेंस का डिफरेंस अभी तक तो किसी को भी नहीं मिला। ऑनलाइन कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? जी चलो टेक 5 more days, टेक 5 more days। आज के लिए इतना ही। सर हाँ जी बेटा। मेरे से नहीं होगा सर। आपकी आवाज कट रही है बेटा कार्तिक। कुछ नहीं सर। चलो मुझे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करनी है तो अभी मैं कुछ एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा सैटरडे के दिन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डिस्कस किया डेफिनेट बोल रहे हैं तो यही बना था कि वो पहले ताने लगा मतलब कि